नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 विषय गणित। आज अपन पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने सभी चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। कौन से चैप्टर कितने इम्पोर्टेंट हमारे लिए और कैसे कैसे हैं, उनमें क्या चीज़ें अपन को पढ़नी है, ये चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन कक्षा 11 का प्रश्नमाला 1 समुच्चय वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अपन इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। वैसे ये चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा छोटा है। छोटे होने का मतलब है कि अपने जो 11th क्लास है उसके लिए एकदम छोटा सा इसका बेसिक कंसेप्ट दे रखा है केवल। हालांकि चैप्टर की तो कोई सीमा है नहीं, क्योंकि अपन आगे इसके अंदर बढ़ते जाएंगे। जो ये चैप्टर है अपने पास, जो आगे वाला अपन चैप्टर पढ़ेंगे संबंध वाला, तो उसमें भी हमारे काम आएगा। आगे अपन इसके बारे में बहुत से इसके एप्लीकेशंस होते हैं समुच्चय वाले सेट के, जो अपने बुक में नहीं दे रखे हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी अपन थोड़े बहुत एग्जांपल अपन इसके देखेंगे यहाँ पर कि ये चीज कहाँ पर यूज होती है। ये सभी चीजें अपन यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इस चैप्टर को समझते हैं। जो अपने पास बुक के अंदर दे रखा है वो अपन पूरा इसके अंदर क्लियर करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, कैसे कैसे अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समुच्चय की अपन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा। समुच्चय की डेफिनेशन क्या कहती है? समुच्चय की डेफिनेशन कहती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एकदम छोटी सी डेफिनेशन। समुच्चयों के या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं, पहली बात तो यहाँ पर अपने पास क्या है, एक नाम है वस्तुओं और एक अपने पास है सुपरिभाषित संग्रह। केवल ये दो वर्ड है। इन दो वर्ड में अपन समझ लेंगे कि हाँ ये क्या चीज दे रखी है, तो अपन समुच्चय की डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वस्तुओं को। वस्तुओं को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट या अवयव भी बोल सकते हैं, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, अवयव, एलिमेंट। ये सब अपन इसके वस्तुओं की जगह यूज कर सकते हैं। अवयव में अपन संख्या ले सकते हैं। अवयव में अपन क्या ले सकते हैं, संख्या ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, शहर ले सकते हैं, कोई भी XYZ यानी वस्तु कोई भी हो सकती है। मेज, टेबल, पंखा, मोबाइल, सब कुछ अपन इसके अंदर ले सकते हैं। संख्या ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, शहरों के नाम ले सकते हैं, कोई भी XYZ सभी चीजें इसके अंदर आएंगी वस्तुओं के अंदर। तो वस्तुओं से मतलब तो यही चीज अपन को दे रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बात अपन ध्यान रखें, वस्तुओं की यानी इनकी बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सुपरिभाषित संग्रह को, यानी इन सभी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह से तात्पर्य क्या है? सुपरिभाषित संग्रह से तात्पर्य यह है कि समुच्चय परिभाषा से स्पष्ट हो, जिससे किसी अवयव के बारे में आसानी से निर्णय किया जा सके कि समुच्चय में है या नहीं। डेफिनेशन से कुछ क्लियर हो करेंगे वो। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड अपन संग्रह, यानी अपन उसका जो ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, संग्रह मतलब कलेक्शन, तो यानी इनका एकदम अच्छी तरह से अपन बता सके कि ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु इस संग्रह में आएगी या नहीं आएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित। एक बार मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। अपन क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु इस संग्रह में आएगी या नहीं आएगी, ये यदि अपन आसानी से पता लगा सकें, तो अपन कह सकते हैं कि वो मेरे पास सुपरिभाषित है। और यदि सुपरिभाषित होगा तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। यदि वो मेरे पास सुपरिभाषित है तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय। और यदि सुपरिभाषित नहीं है तो वो मेरे पास समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण देता हूं। जैसे उदाहरण में अपन लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, वोवल्स कलेक्शन। तो यदि इसमें अपन देखें, अब जैसे वोवल्स का कलेक्शन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ये मेरे पास इसके अंदर होते हैं।
स्वरों के संग्रह में मेरे पास क्या आएंगे, यही आएंगे। अब जैसे मतलब मैंने कहा कि मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का यानी मेरे पास पूरे अल्फाबेट पड़े हैं, यानी अपन देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो कहते हैं उनके पास पूरी एबीसीडी होती है, और अपन को कहते हैं कि आप इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का कलेक्शन करो, यानी वो चीज आप उठा के मेरे को दो। तो अपन कौन कौन से उठा सकते हैं, ए ई आई ओ यू, और यदि अपन को कहे कि इसमें से जेड जेड इस कलेक्शन में आएगा क्या, नहीं आएगा। यदि अपन को कहे इसमें वी आएगा क्या, नहीं आएगा। आई बोले तो आई मेरे पास इसके अंदर आएगा। ओ यदि मेरे को दे तो हाँ मैं ओ में इसको उठा के लूंगा। यदि मेरे को यदि कोई बच्चा देखे कि हाँ सर आप स्वरों का अलग अलग कलेक्शन दो, वो मुझको ए उठा के देगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ ये स्वर है। वो मेरे को बी उठा के देगा तो मैं बी नहीं लूंगा, मैं कहूंगा नहीं ये स्वर के अंदर नहीं आता, तो उसको मैं वापस लौटा दूंगा। यदि वो मेरे को एक्स दे तो मैं एक्स भी उसको वापस लौटा दूंगा। आई दे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ओ दे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यानी मेरे को पता है कि स्वर का संग्रह कौन कौन सा है, मैं आसानी से उनमें कलेक्शन कर सकता हूं कि मेरे को पता है स्वरों के संग्रह में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, तो मैं उनको ही एक्सेप्ट करूंगा। और ये आते किससे भी, यानी अपन यदि यहाँ के जैसे मैं कर रहा हूँ, यदि मेरे को स्वरों का ज्ञान है तो मैं ये सब करूंगा। यदि इसके अंदर मेरे को पता नहीं है कि हाँ स्वर कौन कौन से होते हैं तो मैं कोई से भी उठा के ले सकता हूँ ना। यानी अपन को पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये चीज इसके अंदर लेंगे। जैसे गणित रूप में अपन बात करें, एक गणित का उदाहरण और ये अपन जैसे कि अपन कहें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो एक बार इसे डेफिनेशन को और समझने की कोशिश करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह। मेरे को बहुत सारी मेरे पास नंबर्स पड़े हैं, बहुत सारे गिनती मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर टेबल के ऊपर है, और मेरे को कह दे कि आप इनमें से 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह कीजिए। यानी उसके अंदर मान लो टेबल के ऊपर मेरे पास बहुत से संग्रह पड़े हैं, उसमें मेरे पास 1 भी है, 3/4 भी है, 1/2 भी है, पाई भी है, ई भी है। ये भी मेरे पास नंबर्स होते हैं, यानी 3.14, 2.71 ये मेरे पास इसके नंबर होते हैं। ई और आई के, ये आप जानते हो ई और पाई के। और मेरे पास यहाँ पे -3 है, 4 है, 7/8 है, 9/3 है, मेरे पास 10 है, 5 है, 4 है, 3/2 है, 1 से 1/2 है। मेरे पास बहुत सारे नंबर पड़े हैं, और इनमें से मेरे को कौन से कलेक्शन करने हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या मेरे को कलेक्शन करनी है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की तो मैं यहाँ पे अलग से एक बुक्स बनाऊंगा, उसके अंदर इनमें से मैं छाप दूंगा को कौन कौन सी मेरे पास इसके अंदर प्राकृत संख्या हैं। जैसे 1, हाँ 1 मेरे पास प्रथम प्राकृत संख्या के अंदर आएंगी। 3/4 नहीं, 3/4 तो प्राकृत संख्या नहीं है मेरे पास, ये तो मेरे पास एक परिमेय संख्या होगी, तो इसको मेरे को तो क्या है 10 प्राकृत संख्या लेनी है, तो अपन 3/4 को इसके अंदर नहीं रखेंगे। 1/2 ये भी नहीं है मेरे पास। पाई ई ये तो दोनों मेरे पास अपरिमेय संख्या, तो इनको भी अपन इस कलेक्शन के अंदर इकट्ठा नहीं करेंगे। मेरे पास -3 -+4 तो मेरे पास प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आएगा। 4 को अपन कलेक्शन कर लेंगे इसके अंदर। फिर मेरे पास 7/4 इसको भी कलेक्शन नहीं करूंगा, 9/3 को भी नहीं करूंगा। 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्या के अंदर आती है, तो इसको भी अपन कलेक्शन के अंदर ले लेंगे। मेरे पास 5 है, 4 है, ये भी मेरे पास इसके अंदर आएंगी। यानी इसमें मेरे पास प्रथम जो 10 प्राकृत संख्या होंगी वो चीज मैं इसके अंदर कलेक्शन के अंदर रखूंगा, वो इसके अंदर रखेंगे, तो ये मेरे पास रहेगा। यानी इतनी सारी संख्याएं मेरे पास, बहुत सारी संख्याएं, उनमें से मैं पता कर सकता हूं क्या कि मेरे पास 10 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आसानी से पता कर सकते हैं। मेरे पास इसमें 5 है वो आएंगे, 4 है वो आएंगे, 7 है वो आएंगे, 8 है वो आएंगे। ये मेरे पास है 1 2 3 4 से लेके 10 तक की गिनती मेरे पास इसके अंदर आएगी, तो वो तो अपन आसानी से पता कर सकते हैं। यदि मैं आसानी से पता कर सकता हूं कि इस संग्रह में कौन सी वस्तु आ रही है, कौन सी नहीं आएगी, मतलब 3/4 नहीं आएगी, मेरे को पता है कि ये परिमेय संख्या है, नहीं आएगी प्राकृत संख्या के अंदर, तो अपन ये पता कर सकते हैं। इसलिए अपन के पास ये क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि अपन वेल डिफाइंड, अपन पता कर सकते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में कौन कौन से हैं, अपन पता कर सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का संग्रह कौन कौन सा है, ये अपन पता कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास क्या आएगा, एक समुच्चय होगा।
यानी ये मेरे पास क्या देते हैं, दोनों ही समुच्चय कहलाएंगे। ये पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या कहलाता है, एक समुच्चय कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, एक वेल डिफाइंड। अपन आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी, कौन कौन सी नहीं आएगी। नेक्स्ट एक उदाहरण लेते हैं, चलो। सप्ताह के दिनों का संग्रह, सप्ताह के दिनों का संग्रह, कि सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, ये मेरे पास उनका अपन को क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो जैसे कि अपन बता सकते हैं कि सप्ताह में मेरे पास 7 दिन है, कौन कौन से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र और शनि। ये मेरे पास 7 के साथ इसके अंदर आएंगे। यदि मेरे को कोई कह दे कि जनवरी इसमें आएगा क्या, जनवरी तो नहीं आएगा, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों के अंदर जनवरी नहीं आता। मेरे पास फरवरी आएगा क्या, नहीं आएगा। मेरे पास आषाढ़ आएगा क्या, नहीं आएगा। श्रावण आएगा क्या, नहीं आएगा। सप्ताह के 7 दिन मेरे को पता है कि कौन कौन से हैं, मैं कलेक्शन कर सकता हूं उनका, क्योंकि सप्ताह के 7 दिनों में कौन कौन से होते हैं, आसानी से इसमें आएंगे या नहीं आएंगे पता कर लिया अपन ने। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, एक समुच्चय। अब आप कहोगे सर ये जो मेरे पास समुच्चय है, कोई एक ऐसा भी जान दो जो अपन पता कर सके समुच्चय है, ये मेरे पास समुच्चय नहीं, एक ऐसा भी जान दो। तो चलो अपन उस उदाहरण की बात करते हैं जिसके अंदर नहीं है। जैसे अपन कहते हैं रतनगढ़ में ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह है। हाँ देखो अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि रतनगढ़ में ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह। अब इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से आएंगे, रतनगढ़ में बहुत सारे व्यक्ति हैं। अपन देखते हैं कि रतनगढ़ में कौन कौन आएंगे। जैसे दामोदर जी सर, ठीक है, आगे भी दामोदर जी सर, एक तो दामोदर जी सर अपने ईमानदार सर में रहेंगे। दूसरा नागरिक जी सर कभी कहते हैं, ये भी मेरे पास ईमानदार में रहेंगे। लेकिन मान लो कोई ऐसा हो, यदि दामोदर जी सर को 2000 का नोट मिल जाए, दामोदर जी सर की ईमानदारी वहां पे थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी ना। तो यानी वहां पे भी मान लो कि ये मान लो इस चीज में ईमानदार है, लेकिन यदि मान लो कोई बड़ी रकम मिल गई, करोड़ रुपए मिल गए, तब यार छोड़ना किसी ईमानदारी, एक बार साइड में रख इसको ईमानदारी को, ये अपने पास इतने रुपए अपन एक लेके चलेंगे। तो यानी उसमें अपन नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, क्योंकि ईमानदार की कोई प्राइवेट डेफिनेशन नहीं है। ईमानदार व्यक्ति कोई डेफिनेशन है क्या, नहीं है। वो तो उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो ईमानदार है कि नहीं है। तभी मान लो उसने अच्छा काम किया तो अपन कह देंगे हाँ, तब तो अपन कह देंगे ये सर अपने रुपए वापस दे दिए, ईमानदार व्यक्ति है। अपन उस टाइम तो डिसाइड कर देंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए ईमानदार होगा कि नहीं होगा ये अपन थोड़ा ना बता सकते हैं। तो इसका मतलब है ईमानदार की कोई राइट डेफिनेशन नहीं, अपन नहीं बता सकते ये व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहेगा ही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अपन इसमें नहीं बता सकते, इसका मतलब अपन इसमें नहीं कलेक्ट कर पाए कि कौन व्यक्ति इसमें आएगा कौन व्यक्ति नहीं आएगा। अपन बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति इसमें आएगा कौन नहीं आएगा, नहीं बता सकते। ईमानदार की कोई राइट डेफिनेशन नहीं है, इसलिए अभी मेरे पास सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित इसलिए नहीं है क्योंकि अपन व्यक्तियों को नहीं बता सकते वो ईमानदार है या नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो ये मेरे पास क्या नहीं बनेगा, समुच्चय नहीं बनेगा। ये मेरे पास क्या नहीं बनेगा, समुच्चय नहीं बनेगा। चलो एक उदाहरण वो लेते हैं। स्वादिष्ट फलों का संग्रह है। स्वादिष्ट फलों का संग्रह। चलो अपन इसके अंदर लेते हैं। स्वादिष्ट फल में बताते हैं भाई सेब, आम, अंगूर, चीकू, ये मेरे पास इसके अंदर आएंगे। लेकिन ये सभी व्यक्तियों को स्वादिष्ट थोड़ा लगते हैं।
जैसे कि मान लो कि चीकू, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को चीकू बड़े अच्छे लगते हैं, चीकू मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है। तो अपन चीकू उसका सबसे फेवरेट फ्रूट है, लेकिन मेरा तो चीकू सबसे घटिया फ्रूट है। मैं थोड़ा कहूंगा चीकू मेरे को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरे को 10 रुपए किलो दो तो भी मैं लेके ना आऊं। तो यानी चीकू यानी सभी के लिए अपन थोड़े कर सकते हैं चीकू सबका फेवरेट फ्रूट है, अंगूर सबका फेवरेट थोड़ा हो सकता है। यानी अपन नहीं बता सकते कि स्वादिष्ट फलों के संग्रह में यानी सभी, यानी जैसे कि अपन बात करते हैं वोवल्स की, तो कि अंग्रेजी में माना के तो सभी व्यक्ति ये कहेंगे कि ए ई आई ओ यू ये स्वर है, इनके अलावा कोई स्वर नहीं है। यदि 10 प्राकृत संख्याओं की बात करें तो अपन ये बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं। इनके अलावा कोई अपन को ऐसा नहीं कह सकता कि -3 भी इसके अंदर आएंगी, 2/5 भी इसके अंदर आएंगी, नहीं कह सकता। लेकिन फ्रूट के अंदर सब अलग अलग कहेंगे कि नहीं चीकू को तो मैं फ्रूट नहीं मानता, सबसे स्वादिष्ट फ्रूट के अंदर मैं नहीं रखूंगा, मैं इसको आम को तो रख सकता हूं लेकिन मैं चीकू को नहीं रखूंगा। तो यानी अपन स्वादिष्ट के अंदर भी अपन एक क्राइटेरिया यानी स्वादिष्ट फलों की कोई एक डेफिनेशन है क्या फिक्स नहीं बता सकते फ्रूट्स, यानी अपन नहीं बता सकते कौन से इसके अंदर आएंगे कौन से नहीं आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, तो नहीं बता सकते। यानी सभी के लिए एक समान होना चाहिए, स्वादिष्ट है तो सबके लिए होना चाहिए वो, तो ऐसा कोई भी फल नहीं हो सकता बाहर क्योंकि वो स्वादिष्ट के अंदर आए। तो अपन यहाँ पर इसको भी एक वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं बोल सकते, वेल डिफाइंड अपन इसको कलेक्शन नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कौन सी वस्तुएं कौन से फ्रूट आएंगे कौन से फ्रूट नहीं आएंगे। यानी मेरे पास एक सुपरिभाषित नहीं हुआ, और सुपरिभाषित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी मेरे पास एक समुच्चय नहीं होगा, ये भी मेरे पास एक समुच्चय नहीं होगा। आगे बात सुनिए, यानी स्वादिष्ट फलों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए अपन इसको समुच्चय के अंदर नहीं लेते। चलो एक उदाहरण और देख लो, लास्ट उदाहरण के अंदर जैसे रतनगढ़ में मूर्खों का संग्रह, रतनगढ़ में मूर्खों का संग्रह है, रतनगढ़ में मूर्खों का संग्रह, ये मेरे पास सुपरिभाषित होगा क्या नहीं होगा, आप सोचो देखिए सुपरिभाषित है कि नहीं है। इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि रतनगढ़ में कौन कौन मूर्ख है, रतनगढ़ में मूर्ख व्यक्तियों का संग्रह बना सकता हूँ क्या मैं, रतनगढ़ में कौन कौन मूर्ख है। बिल्कुल, अपन मूर्खों के लिए कोई क्राइट डेफिनेशन नहीं है, मूर्खों की कोई क्राइट डेफिनेशन है कि अपन इस व्यक्ति को मूर्ख या इस व्यक्ति को अपन पागल कहेंगे, क्राइट डेफिनेशन नहीं है। यानी कि इस व्यक्ति मूर्ख तो वो अपने गुणों के कारण से होगा कि ये मूर्ख जैसे बिहेव कर रहा है, अपन नहीं कहते कि कोई काम गलत कर रहा है तो ये मूर्ख पड़े के काम क्यों करता है, अपन कह देते हैं उसको। तो यानी वो काम करता उसके अकॉर्डिंग मूर्ख होता है, लेकिन वो जनता तो नहीं, कई बार वो काम इतना सॉलिड कर देता है जैसे अपन को पता ही नहीं चलता, यानी इतना बढ़िया काम कर देता है। तो यानी उसके काम से पता चलता है कि मूर्ख है कि नहीं है। अपन हमेशा उसको मूर्ख थोड़ी ना कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसका मतलब मूर्ख व्यक्ति को भी अपन नहीं बता सकते। जैसे कि कहेंगे कि हाँ भाई मेरा, जैसे अपन किसी से पूछे कि सर मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन वो काम हमेशा मूर्खों वाले करता है, तो इसलिए अपन नहीं बता सकते। यदि उसके परिवार से बोलेंगे कि हाँ ये मूर्ख है क्या, नहीं मेरा बेटा तो सबसे शाना है, ऐसा थोड़ी है, मूर्ख तो बिल्कुल नहीं है। मूर्ख आप होंगे तो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो अपन मूर्ख को करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए अपन इसको भी सुपरिभाषित संग्रह में नहीं ले सकते कि अपन नहीं बता सकते कि ये मूर्ख है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, इसलिए ये भी मेरे पास एक समुच्चय नहीं होगा। ये बात समझ के क्या समुच्चय किसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक बार दोबारा देखो सुपरिभाषित संग्रह से तात्पर्य क्या है। सुपरिभाषित संग्रह से तात्पर्य समुच्चय परिभाषा से स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो मेरे पास ये डेफिनेशन देती है इससे स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें कौन से अवयव के बारे में आसानी से पता निर्णय किया जा सके कि समुच्चय में वो है या नहीं, ये अपन को आसानी से पता चल सके, तो वो मेरे पास एक समुच्चय होगा वरना नहीं होगा। जैसे अब चलो मैं एक मौखिक के लिए वर्बली पूछता हूं आपसे, आप बताओ देखिए कि रतनगढ़ में सुंदर व्यक्तियों का संग्रह, रतनगढ़ में सुंदर व्यक्तियों का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा। रतनगढ़ में अपन बता सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति सुंदर है, कौन कौन असुंदर है। सभी अपने आप को सुंदर ही मानते, नहीं मानते क्या, क्योंकि हाँ मैं सुंदर हूं सबसे ज्यादा, ये तो काला टीट है। और कई सुंदरता की डेफिनेशन अलग होती है, कई कहते हैं मन का सुंदर होना चाहिए, ऐसे सुंदरता का क्या फायदा, मन का सुंदर होना चाहिए। तो कई व्यक्तियों की सुंदरता की डेफिनेशन अलग होती है, कई कहते हैं कि सुंदर तो नैनश सुंदर होनी चाहिए,
चमड़ी से क्या फायदा है। तो यानी अपन की सुंदरता की सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो अपन नहीं बता पाते कि कौन व्यक्ति सुंदर है या नहीं है ना। तो अपन यही सुंदर व्यक्ति का संग्रह भी मेरे पास एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, इसलिए वो भी मेरे पास एक समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता। आगे बात समझ, इतनी बात पता चल गई ना सबको कि समुच्चय किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम में जब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, तो समुच्चय के अपन कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपन लिखते हैं, कोई विशिष्ट अपन समुच्चय पढ़ेंगे। अपन विशिष्ट समुच्चय पढ़ेंगे, जैसे प्राचर संख्याओं समुच्चय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हुए, इनके विशिष्ट समुच्चय भी पढ़ेंगे। इनको अपन किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, इनका लिखने का तरीका क्या होता है, वो सभी अपन इसके अंदर नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना काफी, इनको समझने की कोशिश करना, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।